जय भारत मित्रों, मैं शशिराज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि 5-6 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, काफ़ी चैप्टर्स को, काफ़ी पार्टों को हमने लास्ट 5-6 लेक्चर में कवर किया। जैसे कि पहले पार्ट्स, दूसरे पार्ट में हमने जो देखा था वर्णमाला देखा था, उसके बाद शब्द देखे थे। शब्द जब हमने स्टार्ट किया था हिंदी भाषा को पढ़ना, तो सबसे पहले मैंने आपको मौखिक रूप से भाषा की यदि सबसे छोटी इकाई पढ़ाई थी तो अक्षर बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होता है, अक्षर के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था शब्द, वहाँ पर मैंने आपकी शब्द की परिभाषा में मैंने आपको बतलाया था, 2 या 2 से अधिक वर्णों के एक सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट पार्ट है अगला वाला, वो है वाक्य। वाक्य की परिभाषा सुनिएगा आप लोग। 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। पर कहीं ना कहीं जब आप शब्दों को जोड़ें तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। इसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए या अर्थ निकलना चाहिए। उसी चीज को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। सेकेंड चीज यहाँ पर मैंने जो हेडिंग डाली है वो डाली है, वो लिखा हो गया है वाक्यों के क्या होते हैं, प्रमुख पद। तो वाक्यों में 3 प्रमुख पद होता है। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कर्ता, कर्म और क्रिया। आपने कई बार इंग्लिश भी पढ़ी होगी, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर दिया रहता है। क्या दिया रहता है, एक स्ट्रक्चर, है ना। वहां पर दिया रहता है कि भैया वर्ब यहाँ आएगी, सब्जेक्ट यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। उसी प्रकार एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो हिंदी के वाक्य का होता है वो ये होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो कर्ता रहता है वो होता कौन है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। क्या कहा मैंने आपसे, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहा जाता है। और कर्ता सदा ही वाक्य के, मतलब मुख्यतः बोलूंगा मैं आपसे कि जो कर्ता रहता है मुख्यतः वाक्य के कहां पर आता है, आरंभ में आता है। सेकेंड चीज जो होती है कर्म। कर्म क्या होता है उसको समझने के पहले क्रिया को समझिएगा, फिर मैं आपको कर्म बताऊंगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे क्या कहा कि जो कर्ता रहेगा इसकी पोजीशन कहां पर रहेगी, ये सदा ही सदा वाक्य के कहां पर आएगा, आरंभ में। क्रिया, जो कार्य होता है उसे ही क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। और याद रखिएगा, क्रिया सदा ही सदा वाक्य में, सदा नहीं कहूंगा मैं आपसे, मुख्यतः कहूंगा वापस से, जो क्रिया रहती है मुख्यतः कहां पर आती है, वाक्य के अंत में आती है। जो कर्म होता है, मेरे को कर्म इसलिए मैं को बाद में समझा रहा हूं क्योंकि जो क्रिया से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, है ना। तो क्रिया का जो प्रभाव होता है जिस चीज पर पड़ता है उसे ही क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। और जो कर्म रहता है ये मुख्यतः वाक्य के मध्य में आता है। यदि मैं आपसे कहूं कि राम आम खाता है, तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा, क्या लिखा है, राम आम खाता है। यहाँ पर कौन है, राम, तो ये राम क्या होगा, ये होगा कर्ता। समझ में आया। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी क्या है, क्रिया ही है। तो ये जो खाता है ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्रिया। और ये खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जब ये खाएगा तो कुछ समय बाद वो चीज खत्म हो जाएगी। तो चीज क्या खत्म होगी, वो होगा आम। तो ये आम क्या होता है, आपका कर्म। समझ में आया। वाक्य के प्रमुख क्या होते हैं, 3 पद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा क्रिया। कर्ता सदा ही सदा, सॉरी, मुख्यतः वाक्य के कहां पर आता है, आरंभ में आता है। कर्म वाक्य के मध्य में आता है और क्रिया वाक्य के अंत में आती है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज मैंने आपको समझाई है वो समझ में आई होगी। जो आगे है नेक्स्ट जो हेडिंग में आपके सामने जो दिख रही होगी वो लिखा हुआ है वाक्य के अंग। यहाँ पर वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य की परिभाषा को समझिएगा पहले, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको स्टार या पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लीजिएगा। कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है,
उद्देश्य कहलाता है। क्या कहा मैंने आपसे? कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जो सेकंड हेडिंग देख रहे हैं, जो दूसरा भाग है इसका, विधेय, कर्म और कर्म का विस्तार या फिर क्रिया और क्रिया का विस्तार, दोनों ही है ना। कर्म और कर्म का विस्तार, सेकंड क्रिया और क्रिया का विस्तार, ये दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए कि आपको कोई सेंटेंस दिया है और पूछा जाए कि इसमें विधेय कौन सा है, तो आप एक ही चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। आपको मैंने क्या बोला? कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। आपको सिर्फ वही याद रखना है एग्जाम में कि क्या कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। उसके अलावा वाक्य में जो कुछ भी बचता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है ना। यदि मैं आपको एक प्रश्न दूं, आप सुनिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। मैं आपसे कहूं कि इधर उधर भटकती हुई बकरियां, है ना, क्या कहा मैंने आपसे? इधर उधर भटकती हुई बकरियां पड़ोसी के खेत जा पहुंची, है ना। आपने नोट डाउन किया होगा इसको। अब इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि कर्ता और कर्ता का विस्तार पूरा का पूरा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और वाक्य में जो कुछ भी बचता है पूरा का पूरा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि इधर उधर भटकती हुई बकरियां पड़ोसी के खेत जा पहुंची, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? इस वाक्य में यदि आप कर्ता की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इस वाक्य में जो कर्ता होगा वो बकरियां। करेक्ट, वेरी ट्रू। अब उसका विस्तार क्या है? उससे रिलेटेड चीज वाक्य में क्या कही गई है? तो उस कर्ता से रिलेटेड जो चीज कही गई है वो कहा गया है कि बकरियां तो है, पर कैसी है? इधर उधर भटकती हुई बकरियां। तो करेक्ट, वेरी ट्रू। ये पूरा का पूरा जो क्या इधर उधर भटकती हुई बकरियां, ये पूरा का पूरा उद्देश्य होगा। और वाक्य में जो कुछ भी बचा रहेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? विधेय होगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपसे बोलता हूं, इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा और आप लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, क्या कहा मैंने आपसे? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पड़ोसी का लड़का धर्मेंद्र भोपाल गया। फिर से बोल रहा हूं मैं वापस से, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पड़ोसी का लड़का धर्मेंद्र भोपाल गया। इसमें आप उद्देश्य और विधेय पहचाने। परिभाषा में वापस से आइएगा। उद्देश्य, कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। विधेय, कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार क्या कहलाता है? विधेय। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे क्या कहा? आप तो सिर्फ कर्ता ढूंढिए और कर्ता का विस्तार ढूंढिएगा, वो पूरा का पूरा उद्देश्य होगा। और वाक्य में जो कुछ भी बचेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? विधेय होगा। चलिए, इस वाक्य में आपसे मैं यदि पूछूं कि कर्ता कौन है, तो आप बोलेंगे सर इस वाक्य में कर्ता जो रहेगा वो धर्मेंद्र रहेगा। करेक्ट, वेरी ट्रू, सही कहा आपने। अब ये विस्तार इसका पता है, इससे रिलेटेड चीज क्या कही गई है? तो भैया पड़ोसी का लड़का धर्मेंद्र, धर्मेंद्र तो है पर क्या कहा गया है कि पड़ोसी का लड़का धर्मेंद्र। तो ये पूरा का पूरा पड़ोसी का लड़का धर्मेंद्र क्या होगा? उद्देश्य होगा। और वाक्य में जो कुछ भी बचा है वो पूरा का पूरा क्या होगा? विधेय होगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो दोनों पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, ये जो वाक्य के पद हैं और जो वाक्य के प्रमुख अंग हैं दोनों, वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी पूछा जाता है, पर जो एग्जाम में और ज्यादा जो डिटेल में पूछा जाता है वो ये रहे। यहाँ पर आप दो चीज देख रहे हैं। जो वाक्य, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सेकंड चीज जो आप देख रहे हैं, जो दूसरे आधार पर बांटा गया है, वो बांटा गया अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया। पहला होता है विधान सूचक वाक्य, दूसरा होता है निषेध सूचक। इसको क्या कहा जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे अभी भी बता देता हूँ, इसे नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। थर्ड जो होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है विस्मय सूचक वाक्य, जो पांचवा होता है वो इच्छावाचक, जो छठवां होता है वो संदेहवाचक, जो सातवां होता है वो होता है आदेश सूचक, जो आठवां होता है वो कौन सा होता है? संकेतवाचक। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनको समझेंगे। पहला जो होता है सरल, संयुक्त और मिश्र को पहचानने की और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चले पहले ये समझिएगा फिर उसके आगे ये चीज बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले सरल की डेफिनेशन, संयुक्त की, फिर मिश्र की। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया हो।
परिभाषा के रूप से बतला रहा हूं मैं आपको। वे वाक्य जिनमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया हो, उन वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है। संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है? दो साथ में। करेक्ट, वेरी ट्रू। उसी के आधार पर वे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य हो, है ना, और उन दो सरल वाक्यों को किन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाए? उन्हें समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक शब्द ही कहा जाता है ना। जैसे कि लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए और वही। तो वे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य हों और उनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वे सारे के सारे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा जो होता है मिश्र वाक्य। वे वाक्य जिनमें पहला वाक्य प्रधान वाक्य हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये तो इनकी परिभाषाओं की बात हो गई। अब इन्हें अपने को एग्जाम में पूछा जाता है, आपको वाक्य दे दिया गया और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ये वाक्य कौन सा है, तो इन्हें पहचानने का तरीका है जो मैं आपके सामने बतलाऊंगा। 3 वाक्य आपको पहले बोलता हूँ, उनको कॉपी में लिखिएगा अपनी। पहला वाक्य मैं कहूँ आपसे कि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। क्या कहा मैंने आपसे? कि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। सेकंड वाक्य बोलता हूँ, यह भारत है और इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। क्या कहा मैंने आपसे? यह भारत है और इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। तीसरा लिखें, यह वही भारत है, यह वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझेंगे, तीनों क्या चीजें। सरल वाक्य तो वे वाक्य जिनमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। ये तो डेफिनेशन की बात हुई, एग्जाम में हमको कैसे पहचानना उस पर आइए। सबसे पहले हम ये संयुक्त देखेंगे, फिर मिश्र, फिर सरल पे आएंगे, है ना। तीनों मैंने आपको एग्जाम्पल आपकी कॉपी में नोट डाउन करने को बोला था। संयुक्त वाक्य को पहचानने की सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वाक्यों के मध्य किन शब्दों को ढूंढना है? समुच्चय बोधक शब्दों को ढूंढना है। अब आप बोलेंगे समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो दूसरा सेंटेंस लिखवाया था, यह भारत है और इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। तो आप बीच में देखेंगे वहां पर क्या आ रहा है? और आ रहा है। करेक्ट, तो वाक्य कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य होगा, है ना। ऐसे और भी हैं जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, वो कौन कौन से हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए और आदि। ये सारे के सारे शब्द बीच में दिखने पर वो कौन सा वाक्य होगा? वो संयुक्त वाक्य होगा। मिश्रित वाक्य ध्यान रखिएगा, वे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। और इन्हें पहचानने के लिए इन वाक्यों में आप जब भी पहले वाले वाक्य को पढ़ेंगे, वो आपको आगे पढ़ने के लिए या आगे बोलने के लिए उकसाएगा। मैंने आपको जो सेंटेंस दिया था, जो वाक्य दिया था, यह वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। आपने जब पहले वाला वाक्य को पढ़ा और पढ़ने में आपने पढ़ा उसको और आपने बोला कि यह वही भारत है, तो आपके मन से एक आवाज आएगी, तो भाई कैसा भारत या कौन सा भारत? करेक्ट, है ना। और एक और चीज, इन्हें पहचानने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, इनमें जो आएंगे जो, जैसे, जिस, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने आपसे जो सेंटेंस लिखवाया था, आपको जो वाक्य लिखवाया था कॉपी में, वो ये था, ये वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? जिसे। करेक्ट, तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये मिश्रित वाक्य होगा। अब आपने सरल और संयुक्त, आपने मिश्रित और संयुक्त तो पहचान लिए। अब ये दोनों देखने के बाद यदि कोई सा भी नहीं मिलता इन दोनों में से, तो वाक्य कौन सा होगा? सरल वाक्य। या इसकी परिभाषा को मैं कहूँ कि ये इसकी परिभाषा, वे वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया, और वाक्यों को ही क्या कहा जाता है? सरल, है ना। तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। ये वाला वाक्य कौन सा होगा? सरल वाक्य होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो चीज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो है अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। मैंने अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो हम पढ़ेंगे, विधान सूचक वाक्य। क्या होते हैं विधान सूचक वाक्य? वे वाक्य जो सरल हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? विधान सूचक वाक्य कहा जाता है। या फिर ऐसे वाक्य जैसे आपने कई बार देखे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, आपने पढ़े होंगे, जो यूनिवर्सल सेंटेंसेस जैसे वाक्य होते हैं,
उन्हें भी किस कैटेगरी में रखा जाता है? विधान सूचक वाक्य की कैटेगरी में ही रखा जाता है। इसकी परिभाषा को भी समझिएगा। वे वाक्य जो सरल वाक्य होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? विधान सूचक वाक्य कहा जाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि जो हमारी नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलती है, ऑब्वियस सी बात है निकलती है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये विधान सूचक वाक्य भी होगा। मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेंटेंसेस ऐसे यूनिवर्सल सेंटेंसेस हैं वो भी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? वो विधान सूचक वाक्य की कैटेगरी में ही आते हैं। समझ में आ गया? सेकंड होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इनके अंत में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाया होता है, तो इन वाक्यों को पहचानना सबसे आसान होता है। वे वाक्य जिन्हें पढ़ने के बाद आपको किसी प्रश्न का बोध हो, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने के लिए ये है, उस चीज को समझिएगा। यदि आप लोगों ने आपका नाम क्या है, एक और तरीका है आपका क्या नाम है। अब मैं आपसे यदि प्रश्न पूछूं कि ये दोनों वाक्यों में से करेक्ट कौन सा है, तो वो तो ठीक है। इसका एक रूल ध्यान रखिएगा, दो वाक्य लिखे हैं यहाँ पर। दोनों वाक्यों में मैंने आपसे क्या कहा कि वे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद प्रश्न का बोध हो और जिनके अंत में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगा, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। पर इसका एक रूल है, जिस भी चीज की आपको जानकारी चाहिए हो या जिस भी चीज पे आपने प्रश्न उठाया हो, उस शब्द के पूर्व प्रश्नवाचक शब्द लगता है। तो आपको नाम पता करना है तो नाम के आगे क्या लगाओगे आप? प्रश्नवाचक शब्द लगाओगे। तो आपका क्या नाम है, तो फिर वो आपको क्या कहेगा कि मेरा नाम शशि है। जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर जो नाम की जगह क्या आ जाएगा? शशि आ जाएगा, है ना? तो यही चीज होती है। ये वाला जो आप लिखते हैं या बोलते हैं कि आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है, ये वाला 100% ग्रामेटिकली या व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत सेंटेंस है। तो वे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद प्रश्न का बोध हो और जिनके अंत में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगा हो, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और जिस भी शब्द की आपको जानकारी चाहिए हो, उन शब्दों के पूर्व प्रश्नवाचक शब्द लगाए जाते हैं, है ना? तो ये नेक्स्ट वाला प्रश्नवाचक वाक्य भी आपका क्लियर हो गया होगा आपको। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई दफे पूछा गया है वो होता है संकेतवाचक वाक्य। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। वे वाक्य जो दो वाक्यों के मेल से बनते हैं, यहां पर ऑब्वियस सी बात है दो वाक्य होंगे जरूर। पहला वाक्य किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है और दूसरा वाक्य उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों का बोध कराए। क्या कहा मैंने आपसे कि वे वाक्य जिनमें पहला वाक्य किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराए और दूसरा वाक्य उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों का बोध कराए, ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि यदि इस वर्ष बरसात या फिर बारिश अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी होती। पहला वाला वाक्य आपने क्या कहा? यदि इस साल बारिश अच्छी हुई होती तो, जो पहला वाक्य किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध करा रहा है, और दूसरा वाक्य तो फसल अच्छी होती, ये किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध करा रहा है। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपने यदि प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई अच्छी की होती तो आपकी परीक्षा क्या हो जाती? क्लियर हो जाती, या फिर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। तो पहला वाक्य जो है इसमें क्या बता रहा है? किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध। वो कार्य क्या है? यदि आपने पढ़ाई की अच्छी होती, अच्छी, यदि आपने पढ़ाई क्या करी होती? अच्छी की होती, तो इससे परिस्थिति क्या उत्पन्न होती कि आपकी जो परीक्षा है वो आप उसमें क्या हो जाते? उत्तीर्ण हो जाते। तो समझ में आया, एग्जाम में कई दफे पूछा गया है ना? जो नेक्स्ट है वो होता है विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है विस्मय सूचक वाक्य? वे वाक्य जो आश्चर्य और शोक का बोध कराते हैं, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। और जो आश्चर्य और शोक का बोध कराने वाले शब्द सदा ही सदा कहाँ पर आते हैं? वाक्य के आरंभ में आते हैं, और इनके साथ विस्मयादि सूचक विराम चिन्ह लगाया जाता है। उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपसे कहूं कि वाह इतनी सुंदर गाड़ी,
या फिर इतनी लंबी गाड़ी। तो यहाँ पर जो आश्चर्य का बोध कराने वाला शब्द है वो कहाँ पर आ रहा है, वाक्य के आरंभ में, और उसके साथ कौन सा चिन्ह लगाया जा रहा है, विस्मयादि सूचक विराम चिन्ह लगाया जा रहा है। अब इसके बाद जो हमारे 4 बचे हैं, इच्छावाचक, संदेहवाचक, निषेध सूचक और संदेहवाचक, इन्हें हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले या ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें,